नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस के आज 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक के लेके आया हूं। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम खास फोकस करेंगे, स्पेशल एम्फेसिस करेंगे पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की खबरों पर। लेकिन कुछ ऐसी खबरें, न्यूज जो न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के फॉर्म में, उनको भी कवर करेंगे। आज हम 6 खबरें कवर करेंगे, जिसमें सबसे लास्ट वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल, इसका अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने नालसार यूनिवर्सिटी के छात्रों को एज एडवोकेट्स एनरोल करने से मना करने का ऑर्डर दिया और फिर वापस लिया। इसके बारे में जानेंगे। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, इसके बारे में जानकारी लेंगे और इससे सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसको समझेंगे। रीजनल पार्टीज के बारे में एक आर्टिकल आया है जो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देता है, वो जल्दी से जल्दी हम उसमें से ऑब्जर्वेशन निकालेंगे अपने एग्जाम के लिए जो रिलेवेंट है। केरला का नाम केरलम हो गया है फाइनली। और ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल, ये 6 के 6 टॉपिक्स हम पढ़ें। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं कि हमारे मेंटरशिप बैच का लास्ट कोहोर्ट यानी लास्ट ग्रुप जो 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है और इस पर्टिकुलर कोहोर्ट में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें मैं 1:1 मेंटरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूं। बात करते हैं सबसे पहले न्यूज आइटम की, जैसे दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी अमेंडमेंट बिल की। ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम की जो संस्था है, ये जो बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या आप समझते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? ये शब्द बहुत बार यूज होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, बट इसका मीनिंग क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी का मीनिंग है एक ऐसी संस्था जो किसी कानून के जरिए बनाई गई। कानून मीन्स लॉ दैट हैज बीन पास्ड बाय आइदर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल, ये एनसीडीसी 1962 में बनाई गई एक बॉडी है, 1962 के एनसीडीसी एक्ट के तहत। अब रीसेंट टाइम्स में ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, इस एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं। हमने सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो चेंजेस समझने होते हैं। सबसे पहले आप समझें कि कोऑपरेटिव्स का जो आइडिया है वो भारत में नया नहीं है, वो तो 1900 से चला आ रहा है। और कोऑपरेटिव्स का पर्पस ये होता है कि जो लोग इकट्ठे होके, एक साथ होके कलेक्टिव बार्गेनिंग करना चाहते हैं, यानी अपने सामान को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कलेक्टिवली बार्गेन करना चाहें, कलेक्टिवली पैसा सेव करना चाहें, या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहे जिसके अंदर ओनरशिप जो उस कोऑपरेटिव की होती है वो सभी मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक मेंबर या 2 मेंबर या 3 मेंबर पार्टनर हो, नहीं, जितने भी लोगों ने कोऑपरेटिव का हिस्सा बनना है उनको मेंबरशिप मिलती है ओनरशिप की। यही कोऑपरेटिव का जो मॉडल है वो रूरल एरिया में खास तौर पे बहुत प्रोमिनेंटली चला, चाहे वो मिल्क कोऑपरेटिव्स की बात हो, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स की बात हो, शुगर कोऑपरेटिव्स की बात हो। अब भारत में कोऑपरेटिव्स एक इंपॉर्टेंट टूल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है। इस बात को समझते हुए साल 2021 में अलग से एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई, जिसके मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, या जो आप कहते हो, एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। लेकिन कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको फंड्स देने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है एनसीडीसी। कोऑपरेटिव्स 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो। 2, स्टेट लेवल पे काम करता हो, यानी विद इन द स्टेट काम करता हो, उसे स्टेट कोऑपरेटिव कहते हैं। और तीसरा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अलग स्टेट्स में 3, 4, 5, 6 स्टेट्स में काम करती है। जनरली जो स्टेट कोऑपरेटिव्स होते हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये लिस्टें बनी हुई हैं। इन लिस्टों के हिसाब से स्टेट कोऑपरेटिव्स आर कम अंडर स्टेट लिस्ट एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे कम अंडर द सेंटर या यूनियन लिस्ट। अब सरकार ने क्या किया है, या पार्लियामेंट में क्या प्रस्तुत किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है एक कानून, जिसमें पहला पॉइंट यह है कि नेशनल कमीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये जो नेशनल कमीशन है
ये पहले सिर्फ नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव्स को फंड कर सकता था या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को फंड कर सकता था, पैसा दे सकता था। अब इसकी एलिजिबिलिटी किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंड्स देने के लिए हो गई। इसका मतलब ये स्टेट लेवल में ऑपरेट करने वाली कोऑपरेटिव को भी पैसा दे सकता है और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसा दे सकता है। मतलब डायरेक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंड्स ट्रांसफर किए या राज्य सरकार को फंड्स ट्रांसफर किए जिसके थ्रू पैसा जाए। दूसरी चीज, फूड स्टफ की डेफिनेशन जो इस कानून के अंदर थी, उस फूड स्टफ की डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया है, एक्सपेंड कर दिया गया है। तो पहले ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स थे वो नॉन प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में बात करता था, मतलब इस पर्टिकुलर कानून के अंदर। सो फूड रिलेटेड कोऑपरेटिव्स नाम जो था वो पहले नॉन प्रोसेस्ड फूड्स या लेस प्रोसेस्ड फूड्स के लिए अप्लाई होता था, पर अब प्रोसेस्ड फूड या कोई भी और फूड आइटम जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे उसे फूड कोऑपरेटिव माना जाएगा। तीसरा, रिमूव्स द रिक्वायरमेंट कि इंडस्ट्रियल, कॉटेज, विलेज या अलाइड कोऑपरेटिव्स मस्ट बी लोकेटेड इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में ही आपके कोऑपरेटिव आइडेंटिफाई किए जाएंगे, खास तौर पे वो कोऑपरेटिव्स जो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये एक रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, अब वो रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। इसका मतलब अर्बन कोऑपरेटिव्स को यहां पे बेनिफिट मिलेगा। चौथा, इन्वेस्टमेंट करने की पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ ये एनसीडीसी अब किसी भी कोऑपरेटिव के शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है और इस पर्टिकुलर प्रोविजन से कोऑपरेटिव्स की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होने के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एनसीडीसी को एम्पावर किया गया है कि वो क्रेडिट और अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोऑपरेटिव्स के बारे में कलेक्ट करे और उसका इस्तेमाल करे टू अंडरस्टैंड कि कौन से कोऑपरेटिव को फंड्स देने चाहिए और कौन से को नहीं। अब इसमें कंसर्न क्या नजर आ रहा है इस बिल को लेकर? इस पिछले सेशन के अंदर जो बेसिकली मॉनसून सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें कई सारे ऐसे बिल्स आए जो बिना डिस्कशन के, बिना डिबेट के, वॉइस वोट से पास किए गए, जिसको लेकर बहुत चर्चा और चिंता जताई जा रही है, जिसके बारे में हम आगे एक सेशन में जरूर बात करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर कंसर्न में या इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में, जो ये एनसीडीसी का अमेंडमेंट है, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। पहला, सेंटर स्टेट रिलेशंस का इशू, और ये अंडरलाइन थीम है। आज दूसरा भी एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, MMDR, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, वो भी पढ़ेंगे। तो उसमें भी ये सेंटर स्टेट रिलेशंस का मामला फंसता हुआ नजर आएगा। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वैसे तो अगर स्टेट के अंदर काम करती हैं तो वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होती है एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल है ना, ठीक है, अगर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सॉरी नॉट काउंसिल, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन अगर डायरेक्टली फंड देती है स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए, तो क्या ये स्टेट लिस्ट का वायलेशन होगा? सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स जनरली कोऑपरेटिव्स का ऑडिटिंग करती हैं और उसकी रेगुलेशन में ध्यान देती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अब अगर आप डायरेक्टली सेंटर को इसमें इन्वॉल्व करते हो तो स्टेट गवर्नमेंट्स विल फील दैट दिस इज इंक्रोचमेंट अपॉन आवर मैंडेट। अगर आप देखोगे एनसीडीसी को क्या काम दिया जाता है, तो एनसीडीसी को काम दिया जाता है कि फार्मर कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करे, डेवलप करवाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, और नॉन फार्म और वीकर सेक्शंस की जो एक्टिविटीज हैं उन कोऑपरेटिव्स को खास तौर पे प्रमोट करे। तो इस बार जो चेंजेस हुए हैं आप देख रहे हो कि फूड प्रोसेसिंग या प्रोसेस्ड फूड वाले कोऑपरेटिव को ज्यादा सिग्निफिकेंस, ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की बातें हो रही हैं। अल्टीमेटली ये एक इशू है जो आगे जरूर डिस्कस होगा, अगले करंट अफेयर्स में भी डिस्कस होगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि बिल अभी तक कानून नहीं बना। कोई बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक दोनों हाउसेस से वो पास नहीं हो जाता, प्रेसिडेंट का उस पर सिग्नेचर नहीं हो जाता। तो देखने वाली बात यह है कि जब ये बिल कानून बनेगा, क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल उठाया जाएगा या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा हमें।
अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टेप बाय स्टेप होलिस्टिक तरीके से हर आइडिया और हर डायमेंशन को कवर करते हुए करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स 2027 के लिए ऑल यू नीड फॉर प्रीलिम्स बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगली जो खबर पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं ट्राइब्यूनल के बारे में पहले, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको वेट करवाऊं। बहुत सारे लोग होते कि भाई लास्ट तक वीडियो देखो, लास्ट तक वीडियो देखो। अरे कोई बात नहीं देखनी है मत देखो, लेकिन आप एक काम करो, ये वाली खबर तो जरूर पढ़ना, ये वाली खबर तो जरूर पढ़ना जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी। ये है ट्राइब्यूनल से रिलेटेड खबर। ट्राइब्यूनल से रिलेटेड खबर। ट्राइब्यूनल क्या होता है भाई साहब? ट्राइब्यूनल की जरूरत क्यों पड़ती है? ट्राइब्यूनल की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम में कुछ इश्यूज हैं। सो ट्राइब्यूनल्स की अगर मैं नीड की बात करता हूं तो नीड की या जरूरत की 4 पॉइंट्स आपको याद रखने। एक, ट्राइब्यूनल की जरूरत पड़ती है फॉर स्पीडी जस्टिस, ऑल्दो ये वो कर नहीं पाता है, लेकिन नीड की बात कर रहा हूं। ट्राइब्यूनल की जरूरत पड़ती है टू इनएक्सपेंसिव जस्टिस, ठीक है। ट्राइब्यूनल की जरूरत पड़ती है फॉर डोमेन एक्सपर्टीज, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो फैसला इन सभी एस्पेक्ट्स को समझते हुए ले सके। और रिड्यूस, चौथी चीज चाहिए होती है ट्राइब्यूनल, चौथी रिक्वायरमेंट क्या पूरी करता है? रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग जुडिशरी। 5.7 करोड़ इतने केसेस अभी तीनों लेवल की अदालतों को लेकर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर जुडिशरी को मिला लिया जाए तो 5.7 करोड़ केसेस पेंडिंग दिख रहे हैं। ये रिजॉल्व करने का एक तरीका सोचा गया था कि ट्राइब्यूनल बनेगा, एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल का या ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मॉडल बनेगा, पर वो मॉडल अभी तक तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब ट्राइब्यूनल्स को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में जब से ट्राइब्यूनल्स बनने शुरू हुए हैं ढेर सारे, तब से कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट चलता है। मैं अपने फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी समय लगाकर ये समझाता हूं कि कैसे ट्राइब्यूनल इतिहास में इंडिपेंडेंस से पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। 1976 में बस उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2 आर्टिकल ऐड किए गए थे, 323A एंड 323B, लेकिन एग्जिस्ट वो पहले भी कर रहे थे। खैर, ट्राइब्यूनल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी हद तक कहासुनी चलती रहती है। उसका लेटेस्ट नमूना था नवंबर 2025। नवंबर 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट नाम के एक कानून के कई प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और यह कहा था कि ये प्रावधान हमारे दिए गए पुरानी गाइडलाइन से मैच नहीं करते हैं, इस वजह से ये असंवैधानिक है, इस वजह से आप इसको अब आगे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब ये सारी प्रॉब्लम को हम एक एक करके समझते हैं। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल 10 अगस्त को, जो ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कुछ चेंजेस करना चाहता है। उसका मकसद यह है कि जो कोर्ट ने नवंबर 2025 में जजमेंट दिया था उसको इंप्लीमेंट किया जाए। यह बिल जो है पार्लियामेंट के ही पास किए गए एक कानून जिसका नाम है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, उसको रिप्लेस करता है और इट वांट्स टू प्रोवाइड अ न्यू सेट ऑफ नॉर्म्स फॉर मेकिंग ट्राइब्यूनल मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इस चक्कर में या इस परस्यूट में एक नई संस्था बनाने की बात हुई है। इस संस्था का नाम है नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन। बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बनाने की रिक्वेस्ट आती रही है और अब फाइनली ऐसा दिख रहा है कि नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बन रहा है। अब देखते हैं इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें नजर आती है, लेकिन उससे भी पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में पिछले 10 सालों में ट्राइब्यूनल को लेकर क्या विवाद चला है।
देखिए 2017 में 2017 में पार्लियामेंट में एक फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया। ये फाइनेंस बिल आप जानते होंगे बजट के प्रोसेस का पार्ट होता है, जो बजट के प्रोसेस में आखिरी स्टेप होता है। फाइनेंस बिल से एक अगले साल के टैक्सेशन रिलेटेड प्रावधान या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा जाना है या पैसा निकाला जाना है उससे रिलेटेड प्रोविजंस ज्यादातर होते हैं। अब फाइनेंस बिल की खास बात यह होती है कि इसे मनी बिल की तरह पास किया जाता है। आई होप आप लोगों ने मनी बिल के बारे में सुना होगा। मनी बिल में राज्यसभा की कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होती। मनी बिल में राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज का टाइम होता है, जितने टाइम के अंदर राज्यसभा उसमें रिकमेंडेशन दे सकता है, सुझाव दे सकता है, लेकिन कोई अमेंडमेंट यानी बदलाव नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। फाइनेंस बिल के जरिए कई ट्राइब्यूनल्स को रैशनलाइज किया गया या अबॉलिश किया गया। क्या किया गया? रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब है कि 15 ट्राइब्यूनल थे, उनको मर्ज कर दिया या उनके फंक्शंस किसी और को ट्रांसफर कर दिए, 15 से 10 कर दिया। इस केस में क्या हुआ? 26 ट्राइब्यूनल से 19 ट्राइब्यूनल कर दिए, कम कर दिया नंबर। इसके अलावा इस बिल में यह लिखा गया कि जो भी ट्राइब्यूनल्स होंगे उन ट्राइब्यूनल्स के लिए सैलरीज, सर्विस कंडीशंस, क्वालिफिकेशंस, टर्म और टेन्योर ऑफ द मेंबर्स, कौन ट्राइब्यूनल का मेंबर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, केंद्र सरकार की होगी। इसका मतलब रूल्स बना के केंद्र सरकार ये सारी चीजें डिटरमिन करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट को इससे दो प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम तो ये कि इसे फाइनेंस बिल की तरह क्यों पास किया गया, लेकिन उन्होंने उस क्वेश्चन को रिजॉल्व नहीं किया। उन्होंने कहा कि लेट अस ट्रांसफर दिस क्वेश्चन टू अनदर बेंच and let them decide whether this should have been passed as a finance bill or not. But और एक प्रॉब्लम जो सुप्रीम कोर्ट को यहां पे थी वो ये कि क्योंकि ट्राइब्यूनल में दो किस्म के मेंबर होते हैं, एक होता है जुडिशियल मेंबर, एक होता है नॉन जुडिशियल मेंबर। जो जुडिशियल मेंबर होता है, उस जुडिशियल मेंबर का मतलब होता है कि वो जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशंस वो फुलफिल करता है, और ऐसे व्यक्ति को जुडिशियल मेंबर बनाया जाए ट्राइब्यूनल में। नॉन जुडिशियल मेंबर डोमेन एक्सपर्ट हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाना है, तो उसमें मैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को, अकेडमिशियंस को रख सकता हूं, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में काम किए गए सेक्रेटरी लेवल के अफसरों को रख सकता हूं। ये नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे। तो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल मेंबर दोनों ट्राइब्यूनल में होने हैं। अब इनकी सैलरी, अलाउंस, सर्विस कंडीशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो ये तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद काफी सारे केसेस के अंदर पार्टी की तरह काम करता है। जो ट्राइब्यूनल के पास मामले आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके डिपार्टमेंट, उनके मंत्रालय, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व एज अ पार्टी इन दोज केसेस। And if central government is the one who is appointing the members of the tribunal, especially the judicial members, it will undermine two things. दो चीजों को ये अफेक्ट करेगा। एक, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, एंड दूसरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि किसी मामले के अंदर हम बायस नहीं, जजमेंट देते हुए बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जजेस मेरे ही द्वारा अपॉइंट किए गए लोग हैं, जिनकी सैलरी, अलाउंसेस एक्सेट्रा मैं डिसाइड करूंगा और कभी भी अपनी मर्जी से उसको बदल दूंगा, तो फिर वो जजेस की इंडिपेंडेंस या जुडिशियल इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और जुडिशियल इंडिपेंडेंस दोनों को खतरा था। ये बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के रॉजर मैथ्यू केस में इन रूल्स को, जो ये रूल्स बने थे या ये जो कानून बना था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में कहासुनी चलती रही कि क्या ट्राइब्यूनल बनाने के कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नॉर्म्स बताए, जैसे मिनिमम टेन्योर जो होना चाहिए वो ट्राइब्यूनल के मेंबर का, वो 5 इयर्स होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए। दूसरा नॉर्म उन्होंने बताया कि नो मिनिमम एज ऑफ क्वालिफिकेशन, कोई मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग अ मेंबर नहीं होनी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि जब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए
जब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन एज नहीं है, तो ट्राइब्यूनल कौन सा ऐसी बला है जिसके लिए आपको मिनिमम एज रखनी। तीसरी चीज इन्होंने यहां पे ये कही थी कि रिकमेंडेशन के तौर पे कि आप एक नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बनाएं विच विल रेगुलेट ऑल द ट्राइब्यूनल्स। ये प्रॉब्लम क्यों इमर्ज हो रही है? ये प्रॉब्लम इसलिए इमर्ज हो रही है क्योंकि जो भी ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं उनके लिए नोडल मिनिस्ट्री जिम्मेदार होती है सैलरीज, अलाउंसेस, बिल्स, रेंट, ये सब खर्चा देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंदर एक कानून है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, अगर इस कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंदर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनता है या नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल बनता है, तो इस ट्रिब्यूनल के मेंबर्स की सैलरी, बिजली का बिल, रेंट, ये सब खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस हैं वो किसके पास रहते हैं? वो रहते हैं विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब यहां पे वही प्रॉब्लम अराइज होती है जो मैंने आपको पहले कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स खुद कई मामलों में कोर्ट तक घसीटा जाएगा, ट्राइब्यूनल तक घसीटा जाएगा, इट विल बी अ पार्टी टू मेनी ऑफ द केसेस। और अगर यही लोग इनकी सैलरी, अलाउंसेस, रेंट, पेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रहे हैं तो ये एक कंफ्लिक्ट है, क्योंकि ये इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए सरकार को यह हिदायत दी गई थी कि आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं जो सभी ट्राइब्यूनल्स को मैनेज करे, रेगुलेट करे, एडमिनिस्टर करे। लेकिन 2020 के अंदर आपने एक ऑर्डिनेंस लाया और उसके बाद उस ऑर्डिनेंस के बाद एक कानून लाया विच वेंट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता रहा कि 5 साल की टेन्योर होनी चाहिए, कोई मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। जो ट्राइब्यूनल के मेंबर्स के नाम सजेस्ट करेगी, सिलेक्ट करेगी, वो सिलेक्शन या सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होने चाहिए ये भी इन्होंने समझाया। लेकिन जब भी पार्लियामेंट में कानून पास किया गया सरकार के द्वारा तो दे ऑलवेज वायलेटेड सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइन। तो इस बात से परेशान होकर नवंबर 2025 में 2 जजेस के सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मद्रास बार एसोसिएशन केस में, जो ट्राइब्यूनल का लास्ट एक्ट आया था, मोस्ट रीसेंट एक्ट दैट वाज 2021, उसके बहुत सारे प्रावधान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज यू आर मेकिंग अ लॉ, आप पार्लियामेंट है, आपको कानून बनाने की पावर है, सिर्फ कानून बना के आप हमारी पुरानी जजमेंट को निगेट नहीं कर सकते। हमारी जजमेंट का जो कॉज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, और आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को कहा गया कि शॉर्ट 4 ईयर टेन्योर जो है वो एक एंटी मेरिट मेजर है और छोटे टेन्योर्स होने की वजह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस एग्जीक्यूटिव के हाथों में, कंट्रोल में चली जाती है। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम यह भी थी कि जो भी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी थी उसको यह बोला गया था कि जितनी वैकेंसीज होंगी उन वैकेंसीज के हिसाब से 2 नॉमिनेशन या 2 रिकमेंडेशंस पर सीट आप प्रोवाइड करें। मान लीजिए किसी ट्राइब्यूनल में 3 वैकेंसीज हैं, तो ऐसा कहा गया पुराने वाले कानून में कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी 2 नाम रिकमेंड करेगी फॉर एवरी वैकेंसी, which means 6 names will be recommended. From these 6 names, the central government will select 3 most suitable names. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए, उनका ये फाइनल डिसीजन उनके पास नहीं होना चाहिए। द डिसीजन मस्ट लाई विद द सिलेक्शन कमिटी। 3 लोगों के नाम 3 लोगों की वैकेंसी है, 3 लोगों के नाम भेजे, तो ये चॉइस एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा ही लॉजिक आप देखते हो जजेस की अपॉइंटमेंट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में। वहां पे भी कोलिजियम सिस्टम के हिसाब से क्या होता है कि जो नाम कोलिजियम ने भेज दिए हैं वही नाम आपको एक्सेप्ट करने हैं। नाउ आफ्टर ऑल दिस, व्हाट इज द न्यू एक्ट? नया एक्ट क्या प्रावधान हमको दे रहा है? एक तो नया एक्ट हमको नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बना के दे रहा है, ठीक है, नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बना के दे रहा है, एक अम्ब्रेला बॉडी है। इस नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन का जो चेयरपर्सन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर जज या किसी हाई कोर्ट का फॉर्मर चीफ जस्टिस होगा। इससे 2 बातें पता चलती है। एक, वो एक्टिव जज नहीं हो सकता,
और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का कोई जज या हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस हो सकता है। इसके अलावा हर ट्राइब्यूनल एनटीसी में 2 और जुडिशियल मेंबर होंगे। ये 2 जुडिशियल मेंबर फॉर्मर चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट लेवल के बंदे हो सकते हैं। तो दो बाकी जुडिशियल मेंबर होंगे, वो हाई कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस के लेवल के जजेस होंगे। तो 3 मेंबर जुडिशियल हो गए, 2 मेंबर टेक्निकल हो गए। तो जिस पर्टिकुलर डोमेन का वो ट्राइब्यूनल है, उस डोमेन की एक्सपर्टीज रखने वाले 2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो से फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, तो फिर वहां के ट्राइब्यूनल के लिए तो जो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के मेंबर होंगे, उसमें से 2 टेक्निकल मेंबर होंगे। इन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इन गवर्नमेंट की मेंबर्स की अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो जुडिशियल मेंबर होंगे उनकी अपॉइंटमेंट विल बी बेस्ड ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज एडवाइस। टर्म या टेन्योर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी वो रखी है, दैट इज 5 इयर्स और 70 इयर्स, 5 साल या 70 साल। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा? यही नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन सर्च कम सिलेक्शन कमिटी के तौर पे काम करेगा। तो जितने भी ट्राइब्यूनल इसके अंदर आते हैं, आगे लिस्ट भी दी हुई है कि कौन कौन से ट्राइब्यूनल इसके अंदर आएंगे अब से, वो सारे ट्राइब्यूनल के मेंबर्स जो होंगे उनकी सिलेक्शन ये करेगा। ट्राइब्यूनल्स की परफॉर्मेंस और एनुअल रिपोर्ट्स ये मंगवाएगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। कोई भी कंप्लेंट आती है ट्राइब्यूनल के मेंबर के खिलाफ, ट्राइब्यूनल के चेयरमैन के खिलाफ, तो ये एनटीसी उसको इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगा। 16 ट्राइब्यूनल्स की डेटा ग्रिड पे डिजिटल रिपोजिटरी का डेटा ये मैनेज करवाएगा। तो अल्टीमेटली अब आपका जो मिनिस्ट्रीज वाला मामला था, प्रॉब्लम था कि मिनिस्ट्रीज ट्राइब्यूनल्स को रेगुलेट करती हैं, उनको मैनेज करती है, वो अब समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है इस बिल से। दूसरा, ट्राइब्यूनल चेयरपर्सन के लिए, किसी ट्राइब्यूनल चेयरपर्सन को अपॉइंट करने के लिए कौन कौन बैठेगा? एनटीसी का चेयरमैन, ट्राइब्यूनल का मेंबर और जुडिशियल मेंबर ऑफ द एनटीसी। Other members will be technical member of the commission, a retired chief justice or judge, a secretary to the government of India, 2 empaneled expert। तो अलग अलग ट्राइब्यूनल के लिए अलग अलग एक्सपर्ट बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड ट्राइब्यूनल है तो अलग एक्सपर्ट आएगा, अगर वो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ट्राइब्यूनल है तो अलग एक्सपर्ट आएगा। ठीक है, कमिटी विल गिव 1 कैंडिडेट पर वैकेंसी, जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट से बोला, सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोला था कि 1 कैंडिडेट पर वैकेंसी होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही इस एनटीसी की सिलेक्शन कमेटी से नाम आगे आते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर सरकार को अपॉइंटमेंट करनी है। जैसा मैंने आपको बताया, टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो 5 साल का टर्म है ना, और रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। आप ट्राइब्यूनल के मेंबर्स को रिमूव भी कर सकते हो अगर वो इंसॉल्वेंट है, कन्विक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो इतना कुछ अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं, अभी वैसे भी बिल पास नहीं हुआ। तो आप देखोगे कि ये ढेर सारे ट्राइब्यूनल है, सिक्योरिटी का ट्राइब्यूनल, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल, टेलीकॉम डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, सारे के सारे ट्राइब्यूनल के लिए अब ये पर्टिकुलर सिस्टम अप्लाई रहेगा। लेकिन देयर आर स्टिल सम कंसर्न्स। क्या कंसर्न्स हैं? जुडिशियल मेजॉरिटी इन एनटीसी एंड जुडिशियली कंसर्न्स क्या है कि सेंटर अभी भी चेयरपर्सन या मेंबर्स को अपॉइंट करता है, सेक्रेटरीज को अपॉइंट करता है, और अपने रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ये अपॉइंटमेंट कर सकता है, विच इज स्टिल अ कंसर्न, बट ये एक अच्छा स्टेप है। पर ट्राइब्यूनल में सिर्फ ये रिफॉर्म नहीं चाहिए, और भी बहुत सारे रिफॉर्म चाहिए। ट्राइब्यूनल की वैकेंसीज को क्विकली फिल करना जरूरी है, ट्राइब्यूनल्स के एपेलेट प्रोसीजर्स को नैरो करना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ट्राइब्यूनल के मामले नहीं जाने चाहिए बहुत सारे, लेकिन अभी भी जा रहे हैं, है ना। सो दैट इज स्टिल पेंडिंग। प्रीलिम्स 2027 के लिए दोबारा से बता दूं कि हमारा होलिस्टिक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, वेबसाइट पे जाके जरूर एक बार देख लेना। अगली जो न्यूज है, नेक्स्ट खबर इज फ्रॉम बेसिकली एन MMD, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा, ये बहुत ज्यादा खबरों में भी आया था पिछले हफ्ते, कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे मनन कुमार मिश्रा, इन्होंने कहा कि स्टेट बार काउंसिल्स को, अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि बार काउंसिल क्या होती है और स्टेट बार काउंसिल क्या होती है। देखो, इंडिया में जो लीगल प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन प्राइमरीली रेगुलेट होता है बाय दिस वन कानून एंड द रूल्स मेड अंडर इट।
दिस वन कानून इज कॉल्ड एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। तो एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। विदिन दिस काउंसिल और सॉरी विदिन दिस एडवोकेट्स एक्ट देयर आर स्टेट लेवल बार काउंसिल्स आल्सो क्रिएटेड। तो अब क्या होता है कि जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, मतलब लॉ की डिग्री पूरी कर लेते हैं, वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते सीधा अदालत में जाके। उसके लिए उनको बार काउंसिल के पास रजिस्टर होना पड़ता है एज एडवोकेट, और उसके लिए उनको अलग टेस्ट देना पड़ता है। अब एडवोकेट के तौर पे रजिस्टर करना या ना करना ये बार काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ओवरऑल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो लीगल प्रोफेशन उसके स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करती है, और स्टेट बार काउंसिल्स अपने अपने लेवल पे अपनी बार काउंसिल में एंट्री करवाने के लिए एडवोकेट्स की अपने रेगुलेशन बना सकते हैं। अब ये सुनने के बाद आगे समझो हुआ क्या। हुआ ये कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि नेशनल लेवल की बार काउंसिल है, उसके चेयरपर्सन है एमएम मिश्रा। उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में जिसका नाम है नालसार, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। नालसार के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे 2026 के, एमएम मिश्रा ने कहा कि इनको कोई भी स्टेट का बार काउंसिल एनरोल ना करे, मतलब कि उनको एडवोकेट बनने का मौका ना दे। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं सबके लिए यह बोला गया। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि नालसार यूनिवर्सिटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कॉन्वोकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने कैंपेन किया उस यूनिवर्सिटी के कि सीजेआई साहब ने हमें कॉकरोच बुलाया है, उन्होंने कॉग्निसेंस नहीं लिया जब जंतर मंतर के ऊपर बच्चों को डंडे पड़ रहे थे, लाठियां पड़ रही थी, इस वजह से हम नहीं चाहते कि सीजेआई आए। तो इसके रिस्पांस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले ने बोला भाई साहब कि देखो स्टूडेंट जो हैं इस तरीके के स्टूडेंट ये एडवोकेट नहीं बन सकते, जिनको चीफ जस्टिस की पोजीशन की गरिमा की रिस्पेक्ट नहीं है तो वो एडवोकेट नहीं बन सकते। उन्होंने बोला कि मैं तब तक वेट करूंगा एनरोल करने से जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती नालसार की तरफ से कि कौन बच्चे थे जिन्होंने ये चीफ जस्टिस के खिलाफ एजिटेशन शुरू करवाया, ऑर्गेनाइज करवाया, कैंपेन को मोबिलाइज करवाया। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद उनको वो ऑर्डर निर्देश वापस लेना पड़ा, क्योंकि पब्लिक बैकलैश के साथ साथ इवन बार काउंसिल के बाकी मेंबर्स और स्टेट बार एसोसिएशंस ने इस ब्लैंकेट बैन को बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी डायरेक्शन मॉडिफाई की और कहा कि सभी ग्रेजुएट जो हैं स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोल कर सकते हैं। इनफैक्ट 2 दिन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे और स्टूडेंट्स के बीच की बात है। अगर वो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है। लेकिन हम इससे एक क्वेश्चन इमर्ज होता है कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पास ऐसी पावर है कि वो कलेक्टिवली एक पूरे के पूरे बैच को एडवोकेट के तौर पे एनरोल करने से रोक सकता है? इसके जवाब की तलाश में हमें जाना पड़ेगा एडवोकेट एक्ट के अंदर। एडवोकेट एक्ट के अंदर ढेर सारी धाराएं हैं जो बताती हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास क्या पावर है। सेक्शन 7(1)(b) कहता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट और एटिकेट फॉर एडवोकेट्स ये सेटअप कर सकता है। लेकिन गौरतलब ये है कि अभी जिन लोगों के एटिकेट की ये बात कर रहे हैं वो अभी तक एडवोकेट बने नहीं। वंस यू बिकम एन एडवोकेट एंड देन योर एटिकेट इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट, तब आप पे एक्शन लेना जायज है। लेकिन अगर आप अभी एडवोकेट बने ही नहीं है, उससे पहले ही आपके कंडक्ट को चेक करना, ये तो इसके अंदर नहीं आता है। दूसरा, स्टेट बार काउंसिल्स को जनरल गाइडलाइंस देने की इनके पास पावर होती है। तो शायद हो सकता है कि इस पावर का इस्तेमाल करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा बोले। आगे मैं इस मिथ को भी बर्स्ट करूंगा। और सेक्शंस में लिखा है कि प्रमोटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन, रिकॉग्नाइजिंग एंड इंस्पेक्टिंग यूनिवर्सिटीज हुज लॉ डिग्रीज क्वालिफाई फॉर एनरोलमेंट। तो ये लीगल प्रोफेशन और लीगल एजुकेशन दोनों का रेगुलेटर की तरह काम करता है। सेक्शन 49 के अंदर इसके पास पावर होती है रूल्स बनाने की। सेक्शन 48B के पास इसके पास पावर होती है स्टेट बार काउंसिल को इंस्ट्रक्शन देने की। और इसी रूल बनाने की पावर में रूल नंबर 15 कहता है कि चेयरमैन हैज जनरल कंट्रोल और सुपरविजन ओवर काउंसिल अफेयर्स। अब शायद एमएम मिश्रा ने ये रूल्स पढ़ते हुए कहा कि मैं तो ये भाई ऑर्डर दे सकता हूं, तो उन्होंने ऑर्डर दिया, लेकिन उसका होगा क्या? स्टेट बार काउंसिल्स के पास अपनी सेट ऑफ पावर्स है।
स्टेट बार काउंसिल्स लोगों को एडवोकेट के तौर पे अपने रोल पे, मतलब अपने जो लिस्ट होती है उसमें लिस्ट में एनरोल कर सकती है। और क्वालिफिकेशंस क्या होगी एडमिशन के लिए, डिसक्वालिफिकेशंस क्या होगी, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशंस डिसक्वालिफिकेशन स्टेट बार एसोसिएशन अपने अपने लेवल से बना सकती है। If the enrollment committee rejects an application, it has to refer the matter to BCI with refusing. ठीक है, लेकिन एक पूरे के पूरे बैच को कलेक्टिवली डिनाई करने की पावर ना तो स्टेट बार एसोसिएशन के पास है, ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। अब एडवोकेट मनोज कुमार, इन्होंने द हिंदू में लिखा कि ब्लैंकेट डायरेक्शन नहीं दी जा सकती, एनरोलमेंट जो काम है वो स्टेट बार काउंसिल का काम है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन सस्पेंड नहीं कर सकता एनरोलमेंट को, लेकिन केस टू केस बेसिस पे कर सकता है। जैसे अगर ऐसा पाया जाता है कि एक व्यक्ति जो बार काउंसिल में एनरोल करना चाहता है एक क्रिमिनल है और उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, तो शायद उसको डिनाई किया जा सकता है, बट एक पूरे बैच के साथ, पूरे ग्रुप के साथ कलेक्टिव ब्लैंकेट बैन नहीं लग सकता है। इनफैक्ट 1995 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे जाना यहां पे हमें हेल्प करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, केस का नाम क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया एक रूल स्ट्राइक डाउन किया था। इस रूल में यह लिखा था दैट पर्सन्स अबव 45 years of age will not be enrolled as advocate। मतलब उन्होंने एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रूल बना दिया था। एडवोकेट एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ, याद रखिए, पार्लियामेंट के बनाए गए एडवोकेट एक्ट में, कानून में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उस एक्ट के अंदर बनाई गई बॉडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने रूल बना के ये लिख दिया कि 45 इयर्स से ऊपर कोई बंदा एडवोकेट के तौर पे रजिस्टर नहीं कर सकता बार काउंसिल में। और ये बोला कि इट इज अगेंस्ट द एडवोकेट एक्ट, not only against the Advocate Act, it is also against Article 14 of the Constitution। क्योंकि ये एज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बनाना कि कौन एडवोकेट बन सकता है कौन नहीं, ये आर्टिकल 14 के अंदर आएगा ना। जब भी किसी कानून में अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन की जाती है, ऐसी क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज बनाई जाती है जिनका कोई रैशनल बेसिस नहीं है, कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है, तो वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रही होती है। ऐसा ही यहां पे भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी रूल मेकिंग पावर का इस्तेमाल करके कोई ऐसा नया डिस्क्वालिफिकेशन नहीं डाल सकती जो एग्जिस्टिंग एक्ट के अंदर नहीं दिया हुआ, अपनी तरफ से कोई नया क्राइटेरिया वो नहीं डाल सकते। एडवोकेट्स का एनरोलमेंट करना या ना करना ये स्टेट बार काउंसिल्स का एक्सक्लूसिव डोमेन है। अब यहां से आपको एक और आइडिया लगेगा कि ये जो ब्लैंकेट ऑर्डर दिया गया था ये वैसे भी लीगली वैलिड नहीं था। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसी वजह से ये रिस्ट्रिक्शन जो है वापस लेना पड़ा। और प्री एनरोलमेंट कंडक्ट सिर्फ वहीं रेलेवेंट है जहां लिखी हुई डिस्क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बताया बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहां पे क्वालिफिकेशंस फॉर एडमिशन एंड डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर एडमिशन ये एडवोकेट एक्ट के अंदर ही लिखा हुआ है। तो अगर यहां पे कोई वायलेशन हो रही है, सिर्फ तभी बंदे को एडवोकेट बनने से रोका जा सकता है। अब एक जो खबर है वो है MMDR के बारे में, माइन मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट खबर भी है, खास तौर पे फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेते हुए। तो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, MMDR अमेंडमेंट बिल यानी कि अभी कानून बना नहीं, लेकिन इस कानून के जरिए एक 2024 की जजमेंट को काउंटर करने की कोशिश की गई है। साल 2024 की जजमेंट को काउंटर करने की कोशिश की गई है। तो पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर हो क्या रहा है, इस कानून के अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जो MMDR एक्ट है उसके अंदर मिनरल्स डिफाइन किए जाते हैं एज मेजर मिनरल्स एंड माइनर मिनरल्स। जो मेजर मिनरल्स होते हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करता है।
इसका मतलब है उनकी माइनिंग से होने वाले प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स, ये सारा का सारा चीज कंट्रोल होता है सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और जो माइनर मिनरल्स होते हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्सेशन या रेगुलेशन लगा सकती है, बट दैट ऑल्सो कम्स अंडर अकॉर्डिंग टू व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट सेज। तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि 10% से ज्यादा तुम टैक्स नहीं ले सकते, तो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा मानना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो आप एग्जिस्टिंग 7th शेड्यूल को देखोगे, तो 7th शेड्यूल में पहला पॉइंट देखो, यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 54, पार्लियामेंट रेगुलेट्स माइंस एंड मिनरल्स व्हेन एक्सपीडिएंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब जिस मिनरल को और उस मिनरल की माइन को मेजर मिनरल बता देती है सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, तो उस मेजर मिनरल के ऊपर सारी की सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। तो इसीलिए दो कैटेगरीज की हुई है उसमें, मेजर मिनरल, माइनर मिनरल। एंट्री नंबर 23 जो स्टेट लिस्ट है वो माइंस और मिनरल्स के ऊपर स्टेट को भी पावर देती है, बट दैट पावर इज सब्जेक्ट टू द लॉज मेड बाय द यूनियन। तो अब ये जो कानून है, एमएमडीआर एक्ट है, ये कानून कौन बना रहा है? यूनियन बना रहा है। इसका मतलब है कि स्टेट किस हद तक मिनरल्स के ऊपर टैक्स लगा सकता है, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, वहां से उस माइनिंग को रेगुलेट कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट के कानून में क्या लिखा है। दिस क्रिएट्स अ कंफ्यूजन एंड मेनी टाइम्स स्टेट्स हैव टू अप्रोच द कोर्ट कि ये तो बहुत दिक्कत हो गई, फिर अल्टीमेटली तो हमारे पास पावर रही नहीं, हमें तो पार्लियामेंट के कानून के अधीन रहना पड़ेगा। इसमें एक और प्रॉब्लम यह है कि लैंड यानी जमीन, और उस जमीन जिस जमीन से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं यानी मिनरल बियरिंग लैंड, ये भी एंट्री नंबर 49 है स्टेट लिस्ट के अंदर। यानी जमीन, लैंड, और वो लैंड जहां से मिनरल निकल रहा है या मिनरल है, जैसे मिनरल बियरिंग लैंड जिसको कहते हैं, वो भी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें लैंड इज इन्वॉल्व, माइनिंग राइट्स आर इन्वॉल्व, बट एवरीथिंग हैज बीन मेड सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स लॉज विच क्रिएट्स टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो अभी का सिस्टम क्या कहता है? अभी का सिस्टम कहता है कि जिनको मेजर मिनरल्स डिक्लेयर कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, उसे सेंटर रेगुलेट करता है। इन मिनरल्स की माइनिंग पे रॉयल्टी का अमाउंट कितना आएगा ये फिक्स भी सेंटर करता है। स्टेट क्या करता है? माइनिंग लीज अवार्ड करता है और रॉयल्टी कलेक्ट करता है। रॉयल्टी और टैक्स में फर्क है। टैक्सेशन इज अ कंपल्सरी पेमेंट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोसेस, कि आपने अगर माइनिंग करनी है तो इतना टैक्स भरना है, लेकिन जो रॉयल्टी होती है वो रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि उस माइनिंग एक्टिविटी से जितना रेवेन्यू आप बना रहे हो उसका कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो माइनर मिनरल स्टेट रेगुलेटेड होते हैं और मेजर मिनरल्स में ज्यादातर सेंटर रेगुलेट करता है। रॉयल्टी एक टैक्स नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बताया कि माइनिंग करने के लिए जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट आपको आ रहा है उसका शेयर रॉयल्टी के तौर पे दिया जाता है। सो इट इज जस्ट अ एडिशनल अमाउंट दैट यू गिव टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट हैव द कॉम्पिटेंस टू टैक्स मिनरल राइट्स एंड मिनरल बियरिंग लैंड्स। उन्होंने ये कहा कि स्टेट मिनरल राइट्स प्रोवाइड कर सकता है, माइनिंग के राइट्स प्रोवाइड कर सकता है, और मिनरल बियरिंग लैंड्स के ऊपर टैक्स भी ले सकता है। और यह भी उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से अगर कोई भी माइनिंग एक्टिविटी हुई है उसका जो अरियर है, अरियर मतलब बैलेंस पेमेंट है, जो स्टेट अभी तक कलेक्ट नहीं कर पाया है, वो भी स्टेट टैक्स के तौर पे कंपनियों से कलेक्ट कर सकता है। तो स्टेट के लिए बहुत वाहवाही हो गई, मजा आ गया उनको। लेकिन सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह बात पसंद नहीं आई। इस वजह से उन्होंने कानून के अंदर ही अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया और इस अमेंडमेंट में सबसे पहले लिखा दैट अंडर सेक्शन 2 ऑफ एमएमडीआर मिनरल बियरिंग लैंड्स विल कम अंडर यूनियन गवर्नमेंट्स रेगुलेटरी कंट्रोल। तो उन्होंने ये मिनरल बियरिंग लैंड डायरेक्टली लिख दिया। आप ये समझो कि 7th शेड्यूल के नंबर एंट्री नंबर 50 में बोला गया है कि मिनरल बियरिंग लैंड्स स्टेट के कंट्रोल में आएंगे, है ना? यही बोला गया। अभी हमने एंट्रीज देखी,
सॉरी 49 में लिखा गया टैक्सेस ऑन लैंड इंक्लूडिंग मिनरल बियरिंग लैंड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम, क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट लिमिटेशन, हम ऊपर यहां लिख ही देते कि जो मिनरल बियरिंग लैंड है, यानी जिस जमीन से मिनरल निकलेंगे, उसके ऊपर सारा रेगुलेटरी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और एक और सेक्शन में यह लिखा कि मिनरल बियरिंग लैंड और मिनरल राइट्स, यानी माइंस में से मिनरल निकालने वाले जो राइट्स हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स, कोई सेस, कोई और पैसा स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती अनलेस सेंटर से सो। मतलब सेंटर को बॉस बना दिया इन एंटायर डोमेन ऑफ माइनिंग। ये स्टेट्स, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सभी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब पिछले ड्यूज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पिछले ड्यूज आपको वापस कलेक्ट करने की आजादी है, स्टेट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द प्रीवियस ड्यूज, क्योंकि जजमेंट अभी 2024 में आई है, लेकिन 2005 से लेकर 24 के बीच में जो माइनिंग हुई है उसमें स्टेट कुछ रॉयल्टी कलेक्ट करना चाहता था। वो प्रीवियस ड्यूज जो हैं वो अब इनवैलिड हो गए। ठीक है, मतलब अब कानून के अंदर ये लिखा गया कि जो प्रीवियसली नहीं दिया वो नहीं दिया, यू कैन नॉट रिकवर इट। उसके अलावा सेक्शन नंबर 13 में लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रूल्स बनाएगा कि स्टेट किस अमाउंट तक, कि एक्सटेंट तक टैक्स कर सकता है। तो दिस इज अ क्लियर टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स powers to regulate minerals, and the mineral rich states are bound to protest this particular aspect. अब अगर आप इसकी सिग्निफिकेंस देखोगे तो सिग्निफिकेंस में दिखता है कि टैक्सेशन यूनिफॉर्म हो जाएगी। सेंटर, ऐसा नहीं होगा एक स्टेट में ज्यादा टैक्स लग रहा है, कम लग रहा है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा हो जाएगा, टैक्स सर्टेनिटी आएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ऐसा सेंटर का कहना है। लेकिन स्टेट्स का इसमें क्या कहना है कि सबसे पहले तो हमारी जो एंट्री 49 और 50 की पावर्स हैं, अब आप उसको एनक्रोच कर रहे हो, आप उसको कंप्लीटली रेगुलेट कर रहे हो, जो कि उनकी बात सही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जो कॉम्पिटेंस के अधिकार दिए थे, टैक्सेशन राइट्स दिए थे, आप उसको उल्टा कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। आर्टिकल 14 के अंदर अनइक्वल ट्रीटमेंट का भी आरोप लगता है। व्हाई? बिकॉज जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि पास्ट अनपेड ड्यूज जो है वो इनवैलिड है, पर लेवीज जो ऑलरेडी दे दिए हैं वो इनवैलिड नहीं है। कहने का क्या मतलब है? मान लो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 2024 में, 2024 से लेकर बिल पास होगा मान लो 2026 में, लेट अस से द बिल पासेस। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर लिया होगा। 2005 ऑनवर्ड जिसका बकाया होगा, जिस माइनिंग कंपनी का बकाया होगा, उसे पैसा लेना शुरू कर दिया, किसी ने भर दिया, पैसा दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो यह कानून कहता है कि वो रिफंड नहीं होगा, इट विल नॉट बी रिफंडेड। पर अगर अनपेड है, अभी तक नहीं भरा है, तो अब उसको भरने की जरूरत नहीं है। तो जो कंपनीज ने भर दिया उनका वापसी तो कराओ। उनकी क्या गलती थी कि उन्होंने आपको ड्यूज वापस दे दिए थे? व्हाई डू दिस? सो दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 बिकॉज इट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन the companies that have paid and the companies that are yet to pay. तो ये डिस्टिंक्शन क्यों है? ये तो अनरीजनेबल है, अनरैशनल है। और स्टेट के टैक्स के ऊपर जो भी कंट्रोल होगा वो सारा का सारा डेलीगेट कर दिया गया सेंटर की तरफ। मैंने आपको बताया रूल मेकिंग पावर में चेंज हुआ सेक्शन 13, जिसमें कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार रूल्स बनाएगी और ये बताएगी कि स्टेट कौन से टैक्स लेवी कर सकते हैं, कौन से नहीं। अब दिस इज कॉल्ड एक्सेसिव डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन होता है कि पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की पावर होती है, लेकिन पार्लियामेंट कानून में हर छोटी बड़ी चीज नहीं लिख पाता है। इसकी वजह से वो मिनिस्ट्री को रूल्स बनाने की पावर दे देता है। जैसे आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, एक कानून है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ इतनी जल्दी जल्दी वो नहीं बदल सकता। डीप फेक, एआई, इस ब्लॉकचेन, इन सब कंटेंट को नहीं मैनेज कर पाएगा। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रूल्स बनाएगी और उसको मैनेज करवाएगी। जैसे डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइंस या रूल्स बनाए गए, इसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब अगर आप माइंस एंड मिनरल एक्ट के अंदर सारी रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो तो इसे एक्सेसिव डेलीगेशन बोला जाएगा, जिससे स्टेट के पास ज्यादा पावर्स नहीं रहेंगी। इनफैक्ट ज्यादा क्या, बिल्कुल वो अधीन हो जाएंगे सेंटर के। इन सभी कारणों की वजह से माइनिंग रिच स्टेट्स में, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो,
इस बिल के खिलाफ काफी बैकलैश देखा जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एक्सप्लेनर में सरकार ने इसको सपोर्ट किया है, बताया है कि हमने ओवर द इयर्स एमएमडीआर एक्ट में बहुत सारे और चेंजेस लाए हैं। दिस इज वन इन दैट सीरीज एज वेल। ओवर द इयर्स क्या चेंजेस लाए हैं एमएमडीआर एक्ट में? जैसे उन्होंने कहा कि हम जो पहले लीज देते थे माइनिंग का या लाइसेंस देते थे, एक मिनरल का देते थे कि मान लो मुझे कोबाल्ट की माइनिंग करनी है एग्जाम्पल, लेकिन अगर मुझे लिथियम की माइनिंग करनी है तो मुझे उसके लिए नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब सरकार ने बोला आप एड ऑन लाइसेंस ले सकते हो, उसी लाइसेंस पे कोबाल्ट के साथ निकल भी और लिथियम भी माइन कर सकते हो, है ना। फिर इन्होंने क्या कहा था कि जो कैप्टिव माइनिंग है उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी कि सेल कर सकते हो। कैप्टिव माइनिंग क्या होता है कि मान लो मेरी एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री के लिए मैं बॉक्साइट माइनिंग खुद कर रहा हूं, लेकिन मेरी जितनी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के लिए मुझे 100 टन चाहिए, लेकिन मैं माइनिंग कर रहा हूं 150 टन, तो बाकी का 50 टन मैं मार्केट में बेच सकता हूं। पहले ही अलाउड नहीं था, फर्स्ट अर्लियर इट वाज नॉट अलाउड ऑन अ कैप्टिव लाइसेंस, देन दे मेड इट अलाउड, उन्होंने अलाउ करना शुरू किया। तो सरकार का कहना है हम तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स और माइनिंग प्रधान स्टेट्स का कहना है कि ये तो भाई माइनिंग कंपनीज को खुल्लम खुल्ला लूट मचाने का एक इन्विटेशन है। Whatever it is, there are concerns regarding the federal structure और लीगली ये रिजॉल्व होना अभी बाकी है। तो ये थी इस हफ्ते की न्यूज। प्लीज आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, स्लीपी टेलीग्राम से, और अगर आपको कोई भी कंसर्न, डाउट, क्वेरी है तो प्लीज हमें पूछ सकते हैं। हमारे प्रीलिम्स प्रोग्राम और मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए और जानने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। धन्यवाद।